बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 9, विषय गणित, अध्याय व्रत को अध्ययन कराने के लिए आज द्वितीय कक्षा में उपस्थित हुआ हूँ। इससे पूर्व हमने आपको व्रत संबंधी परिभाषाओं को परिभाषित किया था। उसी के संदर्भ में हमने आपको कुछ स्वाध्याय के लिए कहा था। उसके आधार पर हमने ये शिक्षण बिंदु लिए हैं। इन प्रमुख शिक्षण बिंदुओं की सहायता से हम आज आपको व्रत का अध्ययन कराने जा रहे हैं। यह शिक्षण बिंदु निम्नवत है। एक व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। एक व्रत है जिसके केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। दूसरा है, यदि किसी व्रत का व्यास AD हो, वृत्त का व्यास AD हो और AB एक जीवा हो, यदि AD बराबर 34 सेंटीमीटर, AB बराबर 30 सेंटीमीटर, तो व्रत के केंद्र O से OM की दूरी ज्ञात कराएं। अर्थात व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, उस लंब की लंबाई OM को हम यहाँ ज्ञात करेंगे। तीसरा बिंदु है, तीन असरेख बिंदुओं से होकर केवल एक व्रत ही खींचा जा सकता है। तीन असरेख अर्थात असरेख का अर्थ हम आपको समझाएंगे। जो बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं उन्हें असरेख बिंदु कहते हैं। उनके आधार पर केवल एक ही व्रत खींचा जा सकता है। यहाँ पर हम समझेंगे, रचना करेंगे। अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो व्रत। एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, द्वितीय की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। दो व्रत बनेंगे, दोनों बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि उनको बनाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। उनके केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों व्रतों के केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर दी है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करेंगे। जहां पर दोनों व्रत एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वहां से उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई को हम यहाँ ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से ये शिक्षण बिंदु हैं। क्रमबद्ध तरीके से हम क्लास में इनका अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए प्रथम शिक्षण बिंदु की ओर चले। एक व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अर्थात एक व्रत है, व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समान भागों में विभाजित करता है। इस तरह से एक व्रत हमने लिया है। ये व्रत है जिसका केंद्र बिंदु O है। ये व्रत जिसका केंद्र बिंदु, तो सबसे पहले इस तरह की प्रमेय में क्या करते हैं, जो दिया होता है उसको हम नोट कर लेते हैं। दिया है के नाम से हेडिंग डाल के उसको हमने नोट कर लिया है। यहाँ पे देखें, हमने हेडिंग दी है, दिया है। क्या दिया है? एक व्रत के केंद्र, एक व्रत दिया है, ये व्रत बना दिया। एक व्रत जिसका केंद्र O है। AB व्रत की जीवा है। AB क्या है? व्रत की एक जीवा है। जीवा AB पर ON क्या है? लंब खींचा गया है। ON ये लंब खींचा गया है इस तरह से। ये N बिंदु मान लिया, ये ON लंब है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि जो जीवा है AB, इसके द्वारा केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समान भागों में विभाजित करता है। तो जो दिया है उसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया। एक व्रत दिया है, व्रत का केंद्र O दिया है, O से जीवा AB दी है, उसके ऊपर लंब जब गिरेगा तो क्या होगा? AB के दो भाग हो जाते हैं। अब वो दो भाग हमें देखने हैं कि वास्तव में बराबर होते हैं कि नहीं। तो इसके लिए हमें सिद्ध करना है
लंब, लंब कौन सा है? ओ एन लंब है, ओ एन लंब जीवा ए बी को समद्विभाजित करता है, ए एन इजिकल टू बी एन, ये हमने यहाँ लिखा है इसको बिंदु को, अर्थात ए एन इजिकल टू बी एन, ये सिद्ध करेंगे। अब सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहला बिंदु लिया है रचना। रचना के द्वारा क्या करते हैं, जो केंद्र है, केंद्र को ओस को ए से और ओ को बी से मिला दिया, ओ ए और ओ बी को मिला दिया, तो आप देखेंगे इस तरह से रचना प्राप्त होती है। ये रचना की थ्योरी। अब रचना जब कर ली तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दो त्रिभुज बन गए, ओ ए एन और ओ बी एन, दो त्रिभुज हमें प्राप्त हो गए रचना के माध्यम से। तो रचना के माध्यम से जो दो त्रिभुज प्राप्त हुए वो किस प्रकार के त्रिभुज हैं? ओ एन बी ए या ओ एन बी, दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समकोण त्रिभुज हैं, ये हमने लिखा है। दो त्रिभुज प्राप्त हो गए। अब इनमें त्रिभुजों में समानताएं क्या होंगी, एक दूसरे से क्या समानता होगी? समानता ये होगी, ओ एन जो लंब है किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। तो लंब ए बी के ऊपर लंब है, तो लंब के लिए ओ एन ए, ओ एन ए और ओ एन बी, दो प्रकार के त्रिभुज बने। अर्थात यहां पर हम देखें कि ये कोण जो होगा, एन कोण होगा, वो कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। अर्थात ओ एन ए और ओ एन बी, ये हमने लिखे हैं, दोनों कोण कैसे प्राप्त होते हैं? 90 अंश के प्राप्त होते हैं। अर्थात समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त हो गए हैं। कौन कौन से? ओ एन ए और ओ एन बी, दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हुए। अब यहां पर देखें ओ ए वृत्त और ओ बी क्या है? ओ ए और ओ बी, जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से, यह वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं, ओ ए और ओ बी। और ये त्रिज्याएं कैसी हैं? एक ही केंद्र से बनी है, एक ही वृत्त में है, तो दोनों एक ही वृत्त की कैसी हैं? त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं। तो ओ ए इजिकल टू ओ बी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, दोनों आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि एक ही वृत्त में बनी हुई है। नंबर 2, ओ एन ए अर्थात इस त्रिभुज में भी सम्मिलित है, और ओ एन भुजा इस त्रिभुज में भी कैसी है? सम्मिलित है। तो जब एक भुजा दो त्रिभुजों में सम्मिलित होती है तो हम क्या कहते हैं? उसको ओवेनिष्ठ रेखाखंड कहते हैं। ओ एन दोनों में कैसी है? सम्मिलित है, इसलिए ओ एन दोनों की ओवेनिष्ठ है। यहाँ पे हमने ओ एन इजिकल टू ओ एन, अर्थात ओ एन के बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये ओवेनिष्ठ रेखाखंड है। अब ये दो समानताएं हमने प्राप्त कर ली। अतः दोनों समकोण त्रिभुजों में ओ ए तथा ओ बी, ओ ए तथा ओ बी, ये क्या कहलाते हैं? ये दोनों कहलाते हैं कर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कर्ण। ओ ए और ओ बी ये कर्ण हैं, और ये कर्ण है। एक भुजा ओ एन दोनों में कैसी है? उभयनिष्ठ है। तो एक भुजा ओ एन पृथक पृथक समान है, अर्थात ओ ए इजिकल टू ओ बी और ओ एन इजिकल टू ओ एन, दोनों एक दूसरे के कैसी हैं? समान है। ये दोनों त्रिभुजों, कौन कौन से त्रिभुज? ओ एन ए और ओ एन बी, दोनों त्रिभुज क्या करते हैं? सर्वांग सम होने की पुष्टि करते हैं। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के कैसे हैं? सर्वांग सम होने की पुष्टि करते हैं। अतः त्रिभुज ओ ए एन और सर्वांग सम होगा, ये सर्वांग सम का सिंबल है, सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ बी एन, अर्थात ओ एन बी, ये त्रिभुज सर्वांग सम होगा इस त्रिभुज के। इस प्रकार से हम भुजा के आधार पर हम कह सकते हैं कि ए एन
AN इज इक्वल टू BN, अर्थात यह केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में विभाजित करता है। वही हमने लिखा है AN इज इक्वल टू BN। इस प्रकार से हम संख्यात्मक प्रश्नों को भी इसके माध्यम से हल करते हैं। आइए शिक्षण बिंदु 2 की तरफ। यदि किसी वृत्त का व्यास AD हो और AB वृत्त की जीवा हो तो AD बराबर 34 सेंटीमीटर, AB बराबर 30 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र O से जीवा पर डाला गया लंब OM की लंबाई ज्ञात करो। अर्थात एक वृत्त का केंद्र है जिसकी जीवा AB है, जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर और इसका व्यास है 34 सेंटीमीटर। जो लंब किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, हमें लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम चित्र के माध्यम से यहाँ देखें, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इसका केंद्र O है, इसका व्यास इस तरह से AD है और इसकी वृत्त की जीवा है AB जो हमें दी गई है, ये AB है। वृत्त के केंद्र O से जीवा पर डाला गया लंब, ये जीवा पर लंब है, इसका नाम M, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। OM ये दिया हुआ है, OM की लंबाई ज्ञात करनी, अर्थात AD व्यास है और AO इसकी त्रिज्या है। A हल कैसे करेंगे, देखिए यहां पे हल करेंगे। AD इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर, AO कितनी होगी 34/2 बराबर 17 सेंटीमीटर। ये 17 सेंटीमीटर हमारी ये आ गई त्रिज्या, ये इसकी क्या हुई त्रिज्या हो गई। ऐसे ही AB इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दी हुई है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये हम पहले आपको बता चुके थे, आपको ध्यान होगा। अर्थात ये AB O से जीवा पर डाला गया लंब M बिंदु है, लंब OM है। AM की लंबाई होगी AM इज इक्वल टू कितनी होगी आधी का मतलब 30 का आधा कितना होगा 15 सेंटीमीटर। ये इस तरह से 15 सेंटीमीटर AM प्राप्त होती है। AO प्राप्त हुई आपको 17 सेंटीमीटर। अब हमें इस OM की लंबाई ज्ञात करनी है जो कि लंब है। ये लंब होने के कारण ये 90 अंश का कोण बनेगा। यहां से 90 अंश का जो कोण बनता है उसके सामने भुजा कहलाती है कर्ण। तो ये भुजा आधार होगी, ये भुजा लंब होगी। अर्थात OM इज इक्वल टू, इसे हमें ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अर्थात कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करें तो यहां पर OM इज इक्वल टू OM का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर, इस OM स्क्वायर इज इक्वल टू AO की लंबाई हमने प्राप्त कर ली है 17 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर, और AM की लंबाई आधार है 15 सेंटीमीटर। इसका वर्ग करें 17 का होता है 289 माइनस 225। OM
स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कराएं तो 64। OM इज इक्वल टू, OM इज इक्वल टू 64 पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, अर्थात OM इज इक्वल टू, यहां पर OM का मान 8 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। 8 सेंटीमीटर, अर्थात यहां पर OM की मान 8 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। ये इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम पाइथागोरस प्रमेय के आधार से इनको इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। आइए शिक्षण बिंदु 3 की ओर चले। 3 असरेख बिंदुओं से केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। यह है 3 असरेख बिंदु। क्या होते हैं? असरेख बिंदु वो होते हैं जो एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं, उन्हें असरेख कहते हैं। इस प्रकार से असरेख बिंदुओं के द्वारा केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, उसको हम सिद्ध करने जा रहे हैं। तो दिया है, क्या दिया है? 3 असरेख बिंदु, 3 बिंदु A, B तथा C लिए जो कि असरेख हैं। 3 बिंदु हमने लिए A, B, C। आप देख रहे हैं तीनों ही अलग अलग A, B, C असरेख, एक सीधी रेखा में नहीं है। सिद्ध क्या करना है? तीनों बिंदुओं A, B तथा C से केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है, ये सिद्ध करना है। तो तीनों बिंदु जो हमने लिए हैं A, B, C से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। इसके लिए हमने रचना की है। असरेख बिंदु जो लिए हैं हमने A, B, B, C, A, B, B, C को मिलाया। असरेख बिंदु A, B तथा B, C को मिलाया और उनके लंब समद्विभाजक खींचे। अब A, B रेखा का लंब समद्विभाजक खींचा और लंब समद्विभाजक को आगे की ओर बढ़ाते हैं। BC रेखा का लंब समद्विभाजक किया प्रकार की सहायता से और उस लंब समद्विभाजक को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो आगे की ओर बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि ये दोनों लंब समद्विभाजक एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं या मिलते हैं या काटते हैं। इस प्रकार से लिखा, असरेख बिंदु AB तथा BC को मिलाया और उनके लंब समद्विभाजक खींचे जो एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। O बिंदु पर काटते हैं, O को A से मिला दिया और O को B से मिलाया, O को C से मिलाया। यहां आप देख रहे हैं OA, OB तथा OC को मिलाया। आगे हेडिंग है उत्पत्ति। उत्पत्ति में आप देखें बिंदु O रेखाखंड AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। बिंदु जो O है वो रेखाखंड AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। लंब समद्विभाजक पर स्थित है, अतः हम कह सकते हैं OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB। क्यों? क्योंकि रेखाखंड के लंब समद्विभाजक का प्रत्येक बिंदु उसके अंत बिंदुओं से बराबर दूरी पर स्थित होता है। इस नियम के तहत OA इक्वल टू OB होगा। इसको हमने नंबर 1 दे दिया, OA इक्वल टू OB, अर्थात OA इक्वल टू OB। ये और ये दोनों बराबर हैं इस नियम के कारण। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं OB इक्वल टू OC। यह O इसका लंब समद्विभाजक है, BC के लंब द्विभाजक पर स्थित होने के कारण O बिंदु BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, इसलिए OB इक्वल टू OC। अब इस प्रकार से आप देखें समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 है OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC। इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं? OA ये
इजिकल टू ओ बी, ओ बी इजिकल टू ओ सी, अर्थात ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। बिंदु ए बी सी केंद्र बिंदु ओ से समान दूरी पर है, अर्थात ओ बिंदु से ए की दूरी और ओ बिंदु से बी की दूरी, ओ बिंदु से सी की दूरी कैसी दूरियां हैं? समान दूरियों पर स्थित हैं। इसलिए हम ओ बिंदु को क्या कह सकते हैं? ओ बिंदु को हमने एक नाम दिया, यह बिंदु सर्वनिष्ठ बिंदु है, सर्वनिष्ठ बिंदु है। ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ ए, ओ बी और ओ सी एक ऐसे वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये क्या कहलाएंगी? ये त्रिज्याएं एक ऐसे वृत्त की त्रिज्याएं हैं जिनका केंद्र O है, जिनका केंद्र क्या है? O है। O को केंद्र मानकर OA या OB या OC की त्रिज्या किसी भी एक को लेकर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचते हैं। यह वृत्त असरेख बिंदु A B C के शीर्ष से होकर जाता है। वृत्त खींचा जो यह तीन असरेख बिंदुओं A B तथा C से होकर जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं असरेख बिंदु A B C से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। शिक्षण बिंदु 4 की ओर चले। 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करना। इस प्रकार से दो वृत्त दिए हैं। एक वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर दो वृत्त ले लिए हैं। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, यहां पे मान लेते हैं, माना कि O वृत्त की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। O वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, अर्थात OA इजिकल टू 5 सेंटीमीटर। ये इसकी त्रिज्या है OA सेंटीमीटर। O वृत्त है इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, अर्थात OA इजिकल टू 5 सेंटीमीटर। दूसरा वृत्त है 3 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। O डैश A इजिकल टू 3 सेंटीमीटर। यहां पर आप देख रहे हैं O डैश A, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। O डैश दो केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। O डैश इजिकल टू 4 सेंटीमीटर। अब यहां देखें तो ये उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करा रहा है। उभयनिष्ठ जीवा होगी AB। उभयनिष्ठ जीवा AB, जीवा का नाम है AB इजिकल टू, ये ज्ञात करना है। इस प्रकार से देखें OA की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, O डैश A की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, O डैश की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हेरोन फॉर्मूले का हम यदि उपयोग कर लें तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने को आसानी से मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें मालूम है S इजिकल टू A प्लस B प्लस C। इसका प्रयोग करेंगे अपॉन 2, अर्थात यहां से S की वैल्यू निकालेंगे। OA A की वैल्यू है 5 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 2, ये होते हैं 8 और 4 12/2 इजिकल टू 6। S की वैल्यू 6 आ गई। हीरो फॉर्मूले का उपयोग कर ले तो क्या होगा? अंडर रूट S
इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हेरोल्ड्स फॉर्मूला है। क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब साइड तीनों दी होती हैं तब इसका उपयोग किया जाता है। तो ये साइडें आपको दी हुई हैं, दिशाएं, इसका मान रख देते हैं। एस का मान है 6 माइनस 5, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4। इस प्रकार से देखें इजिकल टू 6 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इजिकल टू अंडर रूट 36 इजिकल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आता है त्रिभुज AOA डैश का सूत्र। AOA डैश का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया है। AOO डैश का क्षेत्रफल निकाला है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसके टर्म में, यहाँ पे ये 90 अंश का है तो इसके टर्म में हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इसका क्षेत्रफल होगा इक्वल टू AOO डैश का क्षेत्रफल होगा 1/2 क्षेत्रफल इंटू इसका क्या होगा आधार। आधार क्या है OO डैश इंटू वेनियस जीवा क्या है A और इसका मध्य बिंदु है M। ये इसका क्षेत्रफल निकाले तो इसका मध्य बिंदु है AM। इजिकल टू क्या होगा 1/2, इसका मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू AM। ये आपका क्षेत्रफल निकल के आया था 6 सेंटीमीटर। यहां इसको 2 से काटने इजिकल टू 2AM इजिकल टू 6। AM इजिकल टू 6/2 कितना होगा AM इजिकल टू 3। ये AM इजिकल टू 3 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है AB। AB कितना होगा AB इजिकल टू 2 इंटू AM। AM इजिकल टू 2 इंटू AM की वैल्यू 3 इजिकल टू कितना है 6 सेंटीमीटर। अर्थात AB की वैल्यू यहां से ज्ञात कर ली हमने कितनी 6 सेंटीमीटर। अर्थात ओवेनिस्ट जीवा AB है उसका मान हमने यहां ज्ञात कर लिया AB इजिकल टू 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है। आइए गृह कार्य की ओर बढ़े। आज हमने जो सीखा है केंद्र से डाला गया लंब जीवा का समुद्विभाजन करता है। इस तरह से प्रश्नों को हमने किया था। 3 असरेख बिंदु दिए हों उनसे केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, इत्यादि इत्यादि के बारे में सीखा। उसी के संबंध में एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को कितने भागों में बांटता है प्रश्न पहला है। दूसरा है 3 असरेख बिंदुओं से कितने वृत्तों की रचना की जा सकती है। नंबर 3 चित्र हमने बनाया है OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD का मान ज्ञात करना है। हमने थोड़ा सा हिंट दिया है OA इक्वल टू OD। इसका मान आप इसको देखेंगे और इसका मान निकालेंगे। ये OA इक्वल टू OD हमने आपको हिंट दिया है। इसके आधार पर आप प्रश्न को इसको हल करेंगे। अगली कक्षा के लिए स्वाध्याय करके आएंगे अर्धवृत्त में बना कोण किस प्रकार का होता है। इस प्रकार से आप स्वाध्याय के लिए तैयार होके आएंगे। अभी इतना ही, अगली क्लास के लिए आप स्वाध्याय करके आएंगे। आज का समापन। धन्यवाद।